हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से संबंधित प्रमेय व नियमों को देख लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज से संबंधित जो प्रमेय है उसे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, जिसमें बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात इसका मतलब है कि कोई भी हमारे पास भाज्य संख्या हो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अब हमारे प्रमेय में भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या का वर्णन हुआ है, तो हम पहले देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं व भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर हम अभाज्य संख्याएं व भाज्य संख्याओं को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रमेय में गुणनखंड शब्द का वर्णन हुआ है तो हम इसको उसी के अनुसार परिभाषित करेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों। और अगर हम भाज्य संख्याओं की बात करें, भाज्य संख्या, तो यहाँ पर बोल सकते हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। इस प्रकार से हमने भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या में अंतर देख लिया कि वह संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या तथा जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम कुछ संख्याओं के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम शुरू के प्राकृतिक संख्याओं को लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से आगे भी अगर हम देखें तो एक का केवल एक ही गुणनखंड होगा। अगर दो के सभी गुणनखंड लिखें तो 1 और 2 प्राप्त होता है। 3 के सभी गुणनखंड हम लिखें तो 1 और 3 प्राप्त होगा। 4 के सभी गुणनखंड 1 2 और 4 होंगे। 5 के अगर सभी गुणनखंडों को लिखें तो 1 और 5 होगा। 6 के अगर सभी गुणनखंड हम देखें तो 1 2 3 व 6 होगा। 7 के सभी गुणनखंड 1 और 7 होगा। इसी प्रकार से 8 के सभी गुणनखंड 1 2 4 व 8 होगा। अब यहाँ पर जैसा कि अभाज्य संख्या में बोला है कि जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या तथा जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो 1 के सिर्फ एक गुणनखंड है, इसलिए ये ना तो भाज्य संख्या होगी और ना ही अभाज्य संख्या होगी। फिर अगर हम 2 को देखें तो 2 के केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या। 3 के 2 गुणनखंड है, ये भी अभाज्य संख्या। 4 के 3 गुणनखंड है, ये भाज्य संख्या होगी। 5 के 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या। 6 के 4 गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या तथा 7 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या होगी। और 8 के 4 गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से आगे भी आप भाज्य व अभाज्य संख्याओं की पहचान कर सकते हैं कि जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या तथा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब हमारे थ्योरम में बोला था कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर हमें 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना आप पिछले क्लासों में पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 वह कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है जिससे
विभाजित होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, उसके बाद 3 होगी, फिर 5 होगी और उसके बाद 7 होगी। इसी प्रकार से आगे भी। तो अगर हम देखें तो 12 हमारा 2 से विभाजित होगा, इसलिए पहले इसको हम 2 से विभाजित करते हैं। अगर 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। फिर आगे देखें तो फिर ये 2 से विभाजित होगा, फिर 2 से अगर हम विभाजित करें तो 3 मिलेगा। फिर 3 अगर देखा जाए तो 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको हम 3 से विभाजित करेंगे, फिर हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। अब अगर देखा जाए तो हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार से आप मान लीजिए 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें 15 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। पहले अगर हम 15 को देखें तो 15 2 से विभाजित नहीं होगा, फिर अगर हम 3 से विभाजित करें तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 को 5 से जब विभाजित करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 व 5 हुए। और वही हमारे थ्योरम में भी बोला था कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एक बात और इसमें बोला थे कि यह अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंडों के क्रम से कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 3। अब हम आगे के कुछ और रूल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि बोला है कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक a व b हों। अगर हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक a व b होते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उन दोनों पूर्णांकों के एलसीएम व उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये थ्योरम हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी थ्योरम की सहायता से हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ बोल सकते हैं हम कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसका पहला खंड 140 दिया हुआ है, दूसरा खंड 156, तीसरा खंड 3825, चौथा 5005 तथा पाँचवा 7429 दिया हुआ है। अब हम एक एक खंडों को हल करते हैं। सबसे पहले हमें पहला खंड दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों को निकालना हम पिछले क्लासों में ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। आप पहले ही देखे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इसे 140 और देखते हैं कि वह छोटी से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे 140 विभाजित होगी। तो अगर हम देखेंगे तो 140 2 से पूर्णतया विभाजित होगी, और अगर हम 2 से इसको विभाजित करते हैं तो हमें यहाँ पर 70 प्राप्त होगा। फिर अगर हम 70 को 2 से विभाजित करते हैं तो 35 प्राप्त होगा। अब ये जो हमारा 35 है ये 2 से नहीं विभाजित होगा। फिर हम 3 से देखते हैं तो 3 से भी ये नहीं विभाजित होगा। फिर अगर हम इसको 5 से विभाजित करें तो 5 से जब विभाजित करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। फिर 7 को 7 से जब विभाजित करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर अगर देखा जाए तो हमें प्राप्त हुआ है 2 × 2 × 5 × 7। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार आया, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 × 5 × 7। ये हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे खंड को देखें तो दूसरे खंड में बोला है
कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब अगर हम 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जैसा कि अभी हम 140 का सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से हम 156 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 156 को देखें तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा 156 है ये 2 से भाज्य होगा। तो 156 को अगर हम 2 से भाज्य करें तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, अगर 2 से भाज्य करते हैं इसको तो यहाँ हो जाएगा 7, उसके बाद 1 बचेगा 16 होगा, फिर उसके बाद 2 से जब विभाजित करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें 78 प्राप्त हुआ। अब 78 अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो जब 2 को 7 से करेंगे तो 3 होगा, उसके बाद 1 बच जाएगा, फिर करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा 39। फिर आगे अगर हम 2 को 39 को विभाजित करें तो ये 2 से भाज्य नहीं होगा, इसलिए हम 3 से देखते हैं। अगर इसको हम 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर 1 और उसके बाद 3 प्राप्त होगा। फिर 13 को 13 से जब विभाजित करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पुनः 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पर फिर देखा जाए तो 2 2 बार है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 इंटू 3 और इंटू 13। इस प्रकार से हमने 140 व 156 के अभाज्य गुणनखंड देख लिए हैं। इसी तरह 3825, 5005 तथा 7429 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कई खंड दिए हुए हैं, लेकिन इन खंडों को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं या दो बहुपदों का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप पिछले क्लास में बीजगणित में बहुपदों का एचसीएफ पढ़े होंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो बहुपद, एक एक्स स्क्वायर वाई व दूसरा बहुपद एक्स वाई स्क्वायर जेड है। अगर हम एक्स स्क्वायर वाई को थोड़ा और गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। इस टाइप से दूसरे बहुपद जो हमारा दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर जेड, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब जिन दो बहुपदों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो उनके गुणनखंड में हम देखते हैं कि वे पद जो कॉमन हैं उन पदों का जो गुणनफल होता है वही हमारे दोनों बहुपदों का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर इन दोनों बहुपदों का एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम देखें तो जो कॉमन पद है एक्स पहले पद में भी है और यहाँ पर भी एक्स पहला पद ये हमें मिल गया। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर वाई दोनों बहुपदों में है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा एक्स इंटू वाई, या इसे हम आगे लिख सकते हैं एक्स वाई। इसी टाइप से अगर हमें इन दोनों बहुपदों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम दोनों बहुपदों में जो कॉमन होते हैं उनको भी हम लिखते हैं और जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा पहले एक्स दोनों पदों में कॉमन, एक्स और वाई दोनों पदों में कॉमन था तो पहले जो कॉमन था उसे हम लिख लेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई। उसके बाद शेष जो पद बचेंगे उनको भी लिख लेंगे तो शेष हमारा फिर अगला पद हमारा पहले बहुपद में एक्स बचा और दूसरे बहुपद में वाई और जेड बच गया था, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू वाई और जेड। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखेंगे एक्स एक बार यहाँ पर दोनों का गुणा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई एक बार यहाँ ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और इंटू जेड। तो अगर हमने देखा
कि दोनों बहुपदों का जो हमें एचसीएफ प्राप्त हुआ एक्स वाई और एलसीएम दोनों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम पूर्णांकों का भी एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला खंड बोला था, इसमें बोला था कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। तो पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी अभाज्य गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया देख चुके हैं। यहाँ पर हम 26 को लिख सकते हैं 2 × 13। इसी प्रकार से अगर हम 26 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 × 13। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हम लिख देंगे कि एचसीएफ, उसके बाद कोष्टक में 26, 91। अगर इन संख्याओं का एचसीएफ देखा जाए तो जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल में बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होगा उनके अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन संख्या हमको मिलेगी उनका गुणनफल होता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 13 व दूसरे संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 13 कॉमन मिलता है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 ही होगा। अब अगर इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात की जाए तो हम लिख देंगे एलसीएम 26, 91। अब एलसीएम में क्या करेंगे कि जो पद कॉमन है उसको भी हम लिखेंगे और जो पद कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे। तो 13 हमारा कॉमन था, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद अगर देखें तो पहले के अभाज्य गुणनखंड में 2 बच रहा था, 2 को लिख लेंगे और दूसरे संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 7 बच रहा था तो हम 7 को लिख लेते हैं। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 14। फिर आगे हम यहाँ पर 13 और 14 का गुणा कर लेंगे। तो अगर हम 13 और 14 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें 182 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 26 और 91 का एचसीएफ 13 व 26 और 91 का एलसीएम 82 प्राप्त हुआ। हमारे क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ × एलसीएम होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 धनात्मक पूर्णांक ए व बी हों तो हमारे लिए फार्मूला होता है कि ए × बी इक्वल एचसीएफ ए बी × एलसीएम ए बी। अब इसी फार्मूले को हमें उन दोनों संख्याओं के लिए सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिख देंगे 13 व 26 के 13 व 26 व 91 के लिए 26 व 91 के लिए हमें यहाँ सिद्ध करना है कि 26 × 91 इक्वल एचसीएफ 26, 91 इंटू ये हो जाएगा एलसीएम 26, 91। अब यहाँ पर इन दोनों पक्षों को हमें बराबर दिखाना, तो लिख देंगे प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 26 इंटू 91 है, और इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें इन दोनों का गुणनफल 26 और 91 का जो गुणनफल होता है वो 2366 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो राइट हैंड साइड यहाँ पर बोला था कि राइट हैंड साइड में बोला था कि एलसीएम 26, 91 इंटू
HCF 26 कामा 91। अब हम अगर देखें तो इन दोनों का LCM हमें 182 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे 182 इंटू दूसरा, दोनों का HCF देखें तो दोनों का HCF 13 प्राप्त हुआ था। और अगर इसका हम गुणा करेंगे तो हमें इनका गुणनफल 2366 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर मिला, और यही हमें प्रूव भी करना था। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 व 3 को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जिसमें 3 खंड, इसमें भी 3 खंड दिए हुए हैं। पहले खंड में 12, 15 व 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ये बोला HCF और LCM गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें 3 इंटू 5 प्राप्त होगा, और 21 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमें 3 इंटू 7 प्राप्त होगा। अब अगर इन तीनों का हमें HCF लिखना हो तो लिख देंगे HCF, उसके बाद कोष्टक में 12, 15, 21। और जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि जिन भी हमें धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना हो उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और उन अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन संख्या होगी उनका गुणनफल उन संख्याओं का HCF होता है। तो अगर हम देखें तो इन संख्याओं में हमें 3 कॉमन मिलता है। पहले पद में पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्याओं में 3 कॉमन होगा, इसलिए इनका HCF 3 होगा। इसी टाइप से अगर हम इनका LCM निकालते हैं तो लिख देंगे LCM 12, 15, 21। और अगर इनका हम LCM देखें तो LCM में बोला गया जो पहले कॉमन पद होते हैं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो शेष पद होते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो शेष अगर हम देखें तो पहले संख्या के बाद गुणनखंड में 2 इंटू 2 बचा था, दूसरी संख्या में देखें तो 5 बचा था, और तीसरी संख्या में 7 बचा है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 होगा, 6 का 2 में करेंगे तो 12 होगा, 12 का 5 में करेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 60 इंटू 7। अब 60 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो 420 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 12, 15 व 21 का HCF 3 तथा 12, 15 और 21 का LCM 420 प्राप्त हुआ। इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन का खंड नंबर 2 देखेंगे। दूसरे में हमें जो दूसरा खंड है उसमें हमें 17, 23 व 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अगर हम 17 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो हमें 17 इंटू 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम 23 का देखें तो 23 में भी 23 इंटू 1 प्राप्त होगा, और 29 का निकालें तो 29 के भी अभाज्य गुणनखंड में हमें 29 इंटू 1 प्राप्त होगा। क्योंकि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इनके गुणनखंड ये पहला गुणनखंड 1 व दूसरा गुणनखंड व संख्या स्वयं होती है। अब अगर हम इनका HCF देखें तो इनका हमारा HCF हो जाएगा, लिख देंगे इसे HCF
17, 23 और 29। तो इनका जो HCF होगा उनमें से केवल एक कॉमन हो रहा है, इसलिए इनका HCF यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर इनका हम LCM निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा LCM 17, 23 और 29। तो अगर हम LCM निकालेंगे तो एक कॉमन हो रहा था, एक को लिख देंगे, उसके बाद शेष जो पद बचे हैं उनको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 23 और उसके बाद गुणे 29। इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम तीसरे खंड को देखें तो तीसरे खंड में बोला है 8, 9 और 25। इसी प्रकार से आप जैसे हम पहले और दूसरे खंड को सॉल्व किए उसी तरह से आप तीसरे खंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि HCF 306, 657 इक्वल 9 दिया है और LCM 306, 657 का याद करना है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, जिसका HCF 9 दिया है और उनका LCM हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसे, पहले ही हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, लिख देंगे 306 और 306 और 657 के लिए ये हो जाएगा हमारा 306 गुणे 657 इक्वल HCF 306, 657 इंटू LCM 306, 657। अब हम इनका वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अगले लाइन में 306 गुणे 657 बराबर इन दोनों संख्याओं का HCF हमारे क्वेश्चन में दिया था 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 इंटू LCM 306, 657। इनका LCM ज्ञात करना था, इसलिए जब हम ये लिखेंगे LCM 306, 657। अगर हम LCM 306, 657 लिखते हैं तो हम देखेंगे 9 का इसमें गुणा था, दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका भाग हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और उसके बाद 9 से यहाँ पर भाग हो जाएगा। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे तो 9 से ये 306 कैंसिल होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें 3 से कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 3 से जब कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 102। फिर अगर देखें तो फिर ये 3 से कैंसिल होगा और फिर हम 3 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 34 प्राप्त होगा। अब इसे आगे हम लिख सकते हैं 34 इंटू 657। अगर हम आगे 34 से 657 में गुणा कर लेंगे तो जब हम 34 से 657 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर इनका गुणनफल हमको 22, इनका गुणनफल हमको 22 338 प्राप्त होगा, 22 338। आइए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक n है, तो उसके हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। उसके जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों को हम लिख लेंगे। अगर हमें उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के जोड़े प्राप्त होते हैं तो हमें वहाँ से 10 प्राप्त होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि उस संख्या के अंत में एक 0 प्राप्त होगा। अगर हमें 2 और 5 के 2 जोड़े प्राप्त होते हैं तो हमें वहाँ पर 10 × 10 अर्थात 100 या बोलें कि उस संख्या के अंत में 2 0 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अगर हमें 2 और 5 के 3 जोड़े प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में हमें उस संख्या के अंत में 3 0 प्राप्त होगा। अब इसी की सहायता से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बोला है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर हम यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम यहाँ पर हमें 2 × 3 प्राप्त होगा, मतलब हो जाएगा 2 × 3 के पावर। और अभी बोला गया है कि अगर अभाज्य संख्या के जो भी संख्या दी है उसके अभाज्य गुणनखंड में हमें जब 2 और 5 के जोड़े प्राप्त होंगे तभी उस संख्या के अंत में 0 प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमें 2 × 3 प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पर 5 हमें नहीं प्राप्त होता है। और अगर हमें 2 और 5 के जोड़े नहीं प्राप्त होते हैं तो उस संख्या के प्रसार में कभी भी शून्य लास्ट में नहीं प्राप्त होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि इसे लिख देंगे कि 6 के पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के युग्म नहीं प्राप्त हुए, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर नहीं समाप्त होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हम ये इन दी गई संख्याओं को सॉल्व करते हैं और उसके आधार पर देखेंगे कि ये भाज्य संख्याएं हैं या फिर अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है 7 × 11 × 13 और उसके बाद प्लस 13 दिया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ से दोनों पदों से 13 कॉमन होगा। अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो उसके बाद हमारा बचेगा 7 × 11 प्लस उसके बाद हो जाएगा दूसरे पद से अगर 13 कॉमन होगा तो 1 बचेगा। फिर आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 और उसके बाद यहाँ पर जब 7 का 7 का मल्टीप्लाई 11 में हम करेंगे तो यहाँ पर हमें 77 प्राप्त होगा, प्लस ये हो जाएगा 1। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13 × 78। अब यहाँ पर हम 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। उसी के अनुसार आगे हम इसको भाज्य या अभाज्य संख्या के बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 78 जो हमारा है, पहले इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। अगर इसे हम 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर हमें 39 प्राप्त होगा। फिर हम देखें तो ये 3 से विभाजित होगा और जब ये 3 से विभाजित होगा तो हमें
13 प्राप्त होगा। फिर इसको जब हम 13 से विभाजित करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78 की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें 2 या 2 से, अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो वह भाज्य संख्या होगी, इसलिए ये एक भाज्य संख्या होगी। लिख देंगे यहाँ पर भाज्य संख्या। अब आगे हम दूसरी संख्या को देखते हैं। दूसरी संख्या हमारी दी हुई है, बोला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 2 पद हैं, दोनों पदों से 5 कॉमन होगा। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और उसके बाद प्लस यहाँ से 5 निकलेगा तो 1 बचेगा। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 का अगर मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 42 प्राप्त होगा। उसके बाद अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमें यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। और उसके बाद अगर हम 2 का 1 में करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, प्लस उसके बाद आगे हो जाएगा 1। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 42 इंटू, अगर हम 12 का 2 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 24 प्राप्त होगा। आगे हो जाएगा प्लस 1। इसको उसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो गया 5। उसके बाद 42 का अगर हम 24 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 1008 प्राप्त होगा, प्लस उसके बाद हो जाएगा 1। आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। इस प्रकार से हमने देखा कि जब दूसरी संख्या को हम सॉल्व किए तो हमें उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गई दोनों संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ये जो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं और वे एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, पुनः वे कितने समय के पश्चात उसी स्थान पर मिलेंगे। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एलसीएम का है, इसलिए यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का, यहाँ पर जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। इनका जो एलसीएम होगा उतने ही समय के बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 18 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 18 का जो भाज्य गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम 12 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राप्त होगा। फिर अगर हम देखें तो दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहले जो संख्याएं कॉमन होती है उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 और 3 दोनों कॉमन होंगे तो हम इसे लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 18 इंटू 12 और 12 हमें कॉमन संख्या प्राप्त हुई, 2 इंटू 3 प्राप्त होता है। उसके बाद जो शेष बची संख्याएं उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 पहली संख्या में हमें 3 प्राप्त बचेगा और दूसरी वाली संख्या में 2 बचता है। फिर इसको हम लिख लेते हैं। आगे अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं
6 हो जाएगा। फिर 3 का अगर 2 में करेंगे तो ये भी 6 होगा। फिर आगे 6 का गुणा अगर फिर 6 में होगा तो हमें 36 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 18 और 12 का एलसीएम 36 प्राप्त हुआ। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः सोनिया व रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे।